विशेष राज्य का जो मुद्दा है, इन्होंने इसको अगंभीर बना दिया, इसको इन्होंने हल्का कर दिया। ये भी कह लीजिए तो बिहार की जनता के साथ धोखा है। जब वो चारों तरफ से घिर जाते हैं, जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता, तो अपने तर्कस से वो विशेष राज्य का दर्जा निकालते हैं। जो विशेष राज्य के दर्जा के साथ किया, वही ये लोग आरक्षण के मुद्दे के साथ कर रहे हैं। आप जनता तक उस बात को जाने नहीं देना चाहिए। जीतन राम मांझी जैसे बड़े फिगर को कितना समय दे रहे? 2 मिनट। 2 मिनट में क्या बात होगी? इतना बड़ा विषय को आपने उसको झांप झांप के केवल किसी तरह से, तो एक्चुअली ये चाहते थे कि समाज में विघटन हो, फिर वही खूनी संघर्ष हो। पिछले 100 सालों में कोई ऐसा नेता इस तरह से किसी भी नेता पर सार्वजनिक तौर पर, जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जो इतने बड़े फलक पे काम करता हो, उसके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी ने आज तक किया होगा। जो नीतीश कुमार जी ने दोनों तीनों चीज़ों को 2-3 दिन के अंदर जो उठाया सदन के अंदर, हिम्मत है तो आप उसको उसी रूप में सदन के बाहर कर दें, फिर आपकी हैसियत और संविधान की ताकत दोनों आपको दिख जाएगी। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुख्य प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्याम सुंदर शरण जी। तो हम इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो बिहार में विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पे फिर से जो मांग उठी है, तेजस्वी यादव उठा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उठा चुके हैं, तो हम इनसे इनका पक्ष जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसे माना जा रहा है कि यह बिहार के लिए बड़ा ही पॉलिटिकल रूप से बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि यह कितना इसको महत्व दे रहे हैं। ये विशेष आपका स्वागत है। धन्यवाद। और ये विशेष राज्य का दर्जा एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी उठाए हैं, तो इसको आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी तो अब मुझे नहीं लगता कि अब किसी मुद्दा को उठाने के या चेयर को वो मतलब ठीक से चला पाने में भी सक्षम हैं। तो उनके कुछ इर्द गिर्द लोग हैं जो वो उनसे एक्ट करवाते रहते हैं। लेकिन अब उनको ये समझना पड़ेगा कि फूटा हुआ कारतूस कितना दिन चलेगा। एक ही चीज़ आप कई सालों से, जब से मुख्यमंत्री जी मुझे लगता है कि 8-9 से इन मुद्दों को उठाना उन्होंने शुरू किया, अब इतने लंबे समय तक वो उसी मुद्दे पर टिके हुए हैं। 15 साल से वो वही कर रहे हैं। कभी इधर जाते हैं कुर्सी बचाने, कभी उधर जाते हैं, और जिसके साथ जाते हैं उसकी भाषा बोलते हैं। और जब समय समय पर जब उनको कहीं कोई मुद्दा नहीं मिलता, जब वो चारों ओर से घिरने लगते हैं, तब वो लोगों के सेंटिमेंट से खेलने की कोशिश करते हैं। और उसी के परिप्रेक्ष्य में मैं इसको देखता हूँ। विशेष राज्य का जो मुद्दा है, इन्होंने इसको अगंभीर बना दिया, इसको इन्होंने हल्का कर दिया। ये भी कह लीजिए तो बिहार की जनता के साथ धोखा है। आपने इतने बड़े मुद्दे को, जिससे पब्लिक सेंटिमेंटली इतनी जुड़ी हुई थी और जो कि एक बड़ा विषय हो सकता था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए, इससे किसी को इनकार नहीं हो सकता, लेकिन आपने इस मुद्दे को इतना हल्का कर दिया कि अब वो कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, तो उसमें दोषी कौन है? तो दोषी मनमोहन सरकार है। इनकी कमेटी की बातों को उसने कचरे के डब्बे में फेंक दिया और अब फिर उन्हीं के साथ हैं। तो आपका जो सीरियसनेस है, मुद्दे का जो सीरियसनेस था, उसको आपने समाप्त कर दिया। कोई भी आंदोलन अशोक बाबू, आप इस रूप में उसको नहीं चला सकते कि अपने राजनीतिक हितों के हिसाब से आप उसको बाहर निकालेंगे, फिर उसको अंदर पॉकेट में रख लेंगे, तो इससे वो मुद्दा खत्म हो जाता है। आप तो अपनी राजनीति कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जी 18 साल में हिसाब नहीं दे सकते कि केवल मुद्दे उठाने के अलावा उन्होंने किया क्या है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने के बाद भी इतनी ऊर्जा है बिहार में, इतना प्राकृतिक संसाधन है, इतना सब कुछ दिया हुआ है कि आप अगर उसको ही संजो दें, केवल आप उसको ही ठीक कर देते, आपने श्री बाबू का जो दर्शन था काम करने का, उसको ही अगर बढ़िया से कर दिया होता, उसको समेट लिया होता, तो फिर इसकी आवश्यकता आपको नहीं पड़ती। जब वो चारों तरफ से घिर जाते हैं, जब उनके पास कोई जवाब नहीं होता, तो अपने तर्कस से वो विशेष राज्य का दर्जा निकालते हैं। उन्होंने कई चीज़ों को उठाया। जातिगत जनगणना किया, वो उनका फेल हो गया। आरक्षण का किया, वो उनका फेल हो गया। और आप देखिए कि उनके फेल होने का ही वो नतीजा था ना, कि जिस तरह से वो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी पर जिस तरह से उन्होंने निजी मतलब ओछी टिप्पणी और कह लीजिए बेहुदा हरकत, उसको अगर हम कह लें,
तो ऐसा हरकत किया कि अगर मुख्यमंत्री जी ने वही बात सदन के बाहर कही होती तो अभी वो जेल के सलाखों के भीतर होते। लेकिन वो चूंकि संसदीय सदन की मर्यादा है। बंधा हुआ है, उसका बाहर कुछ हो नहीं सकता, और अंदर जो करने वाले हैं वो तो टीटी टीटी हंस रहे थे। हमने तो ऐसा विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं देखा, इतना असंवेदनहीन, इतना संवेदनहीन कह लीजिए विधानसभा अध्यक्ष। मैंने तो वो हंस रहे थे, तो मुस्कुरा रहे थे। मुख्यमंत्री जी को इतना रंज होने की क्या हाँ, उसके पीछे उनके दुखती रग को मांझी जी दबाते रहते हैं। वो जो आरक्षण के खेल में लोगों को जो उलझाते हैं और जो केवल लॉलीपॉप दिखाते हैं, लोगों के सेंटिमेंट से जो खेलते हैं, उसको जीतन राम मांझी जी पूरा कहिए कि सामने लाने की कोशिश कर रहे थे। आरक्षण के खेल में जो इन लोगों ने सामाजिक न्याय के जो पुरोधा बने बैठे हैं, इन लोगों ने उसको ख़त्म कर दिया। उसकी जो कह लीजिए कि मूल चीज़ें थी उसको समाप्त कर दिया, उसको ये लोग खेलने लगे। तो जब आप किसी मुद्दे के साथ खेलने, जो विशेष राज्य के दर्जा के साथ किया, वही ये लोग आरक्षण के मुद्दे के साथ कर रहे हैं। आप जनता तक उस बात को जाने नहीं देना चाहते। मांझी जी जो उस बात को उठा रहे थे, मांझी जी ने कहा कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए। बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया उससे आगे बढ़ करके आप लोगों ने उसको घोंच पोंछ कर दिया। जिन लोगों को सही मायनों में आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था उन तक नहीं जा रहा है, और जो लोग आरक्षण के हकदार नहीं है वैसे लोग ज़्यादा उसकी मलाई खा रहे हैं। तो इसकी जब समीक्षा की बात होती है तो ये बौखला जाते हैं। ये बौखला इसलिए जाते हैं कि इनका जो ये पूरा ये तिलिस्म है, इसको कोई चैलेंज करता है या ये घेरा टूट जाएगा तो इनकी नकली राजनीति जो है, ये जो नकली सामाजिक न्याय के पुरोधा बने हैं, ये इनका ध्वस्त हो जाएगा। और जो बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो परिवारवाद की राजनीति इसके अंदर, जो जातिवाद की राजनीति इसके अंदर, जो गैर जिम्मेवार लोगों को, जो अक्षम लोगों को, जिन लोगों को इन्होंने मतलब इस्तेमाल करने के लिए पूरे राजनीतिक एरा को केवल एक खड़ा कर लिया। इनके कैबिनेट में किसी की हस्ती नहीं कि इनसे कोई बात कह सके। इनके कोई एमपी विधायक ऐसे नहीं हो सकते जो कि इनसे कोई सवाल कर सके, इनसे कोई चर्चा कर सके। इन लोगों ने प्रजातंत्र को राजतंत्र में परिवर्तित कर दिया। मुख्यमंत्री के इशारे पे चीज़ें होंगी। मुख्यमंत्री दाएं घूम जाएंगे सब कुछ दाएं घूम जाएगा, बाएं घूम जाएंगे सब कुछ बाएं घूम जाएगा। लालू प्रसाद जी बाएं घूम जाएंगे तो राष्ट्रीय जनता दल बाएं घूम जाएगा। वो कहेंगे कि नीतीश कुमार जिंदाबाद करो तो उनके लोग जिंदाबाद करेंगे, कहेंगे नीतीश कुमार मुर्दाबाद करो तो मुर्दाबाद करेंगे। नीतीश कुमार जी कहेंगे संघ मुक्त भारत की बात करो तो जनता दल यूनाइटेड के लोग वो बात बोलने लगेंगे। नीतीश कुमार जी कहेंगे अपने प्रवक्ता को कि होटवार जेल और कैदी नंबर इतना, रूम नंबर इतना बोलो, तो उनके प्रवक्ता वो बोलने लगे। तो ये इस तरह की जो राजनीति इन्होंने खड़ी की, जीतन राम मांझी जी समय समय पर उसमें सेंध लगाते हैं और उसको ये बाहर लाते हैं। आपको राजनीतिक रूप से अगर इसकी चर्चा करेंगे और मनन करेंगे तो आप पाएंगे कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का जो असंभव मिलन हुआ, जो कोई भी राजनीति का प्रकांड विद्वान भी ये नहीं मान सकता था कि कभी नीतीश और लालू एक हो सकते हैं, वो जो मिलन हुआ उसके पीछे भी जीतन राम मांझी थे। आपको अगर डीपली जब सोचिएगा तो देखिएगा कि जीतन राम मांझी जी को जब मौका मिला और वो जब बड़ा लकीर खींचने लगे, बड़ा काम करने लगे, एक चर्चा होने लगी हर वर्ग में, किसान में, मजदूर में, महिलाओं में। आप देखें ना कि लड़कियों की शिक्षा को पीजी स्तर तक फ्री कर दिया उन्होंने। कि जितना एमएसपी धान की खरीद पर और गेहूं की खरीद पर जीतन राम मांझी जी के कार्यकाल में मिला, उतना कभी बिहार में आज तक नहीं मिला। पेंशन उन्होंने 200 से 400 किया, वो आज भी 400 पड़ा हुआ है। किसानों की 5 एकड़ तक की बिजली फ्री करने की बात की, उसको नीतीश जी ने समाप्त कर दिया। उसके बाद देखिए चौकीदार का, दफादार का, आप पत्रकारों के लिए भी उन्होंने ही रास्ता खोला। ये जो शिक्षा मित्र थे, ये जो नवनियुक्त जो शिक्षक थे, उनको भी मतलब परमानेंट करने की बात जीतन राम मांझी जी ने कराई, उनको वेतनमान देने की बात जीतन राम मांझी जी ने की। चौकीदार, दफादार, एक सेक्टर ऐसा नहीं बचा जिसमें जीतन राम मांझी जी ने काम नहीं किया। और जब चर्चा होने लगी तो दोनों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। तब समझिए कि जीतन राम मांझी के डर से कि ये तो हम लोगों की पूरी राजनीति को खत्म कर देगा, हम लोगों का पूरा तिलिस्म एक ध्वस्त कर देगा, तब दोनों भाई मिलकर के देखिए इनको गद्दी से उतार दिए। फिर जब पार्टी की यात्रा निकली, फिर संतोष मांझी की बात होने लगी, पढ़े लिखे नौजवान की बात होने लगी, तो 9वां पास के से तुलना होने लगी, वहाँ पेट में दर्द शुरू हुआ। वहाँ फिर देखिए जीतन राम मांझी जी को किनारे कर दिया। और जीतन राम मांझी दब नहीं रहे हैं, इनसे बद नहीं रहे। तब देखिए वो खिजलाहट जो है वो सदन में कितने भद्दे रूप में आया।
मुझे नहीं लगता कि देश की सियासत में आज़ादी के बाद या जो कह लीजिए कि पिछले 100 सालों में कोई ऐसा नेता इस तरह से किसी भी नेता पर सार्वजनिक तौर पर, जो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हो, जो इतने बड़े फलक पे काम करता हो, उसके खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किसी ने आज तक किया होगा। इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे कि वो अब इसको क्या शब्द दें, शब्द नहीं मिलता है। सामंती शब्द हल्का है। जो सामंतवाद के खिलाफ लड़ने की ये बात करते हैं, उस सामंतवाद को ये लोग जी रहे हैं। जिस राजतंत्र के खिलाफ की बात लालू प्रसाद जी कहते थे कि अब जो है जो 77 का आंदोलन हुआ, उस समय था कि अब रानी के पेट गर्भ से राजा जन्म नहीं लेगा। आज क्या हो रहा है? आज वही हो रहा है, वही रानी के पेट के गर्भ का मतलब कह लीजिए कि 9वां पास बच्चा भी जो है वही राजा होगा। तो ये लोग तो हर चीज को, अपनी ही बात को उलट दिया। लोहिया, कर्पूरी, जेपी सबको बेच दिया। जेपी पेंशन लेंगे, कांग्रेस की गोद में खेलेंगे। जिस आंदोलन से ये लोग पैदा हुए और जिसके खिलाफ खड़े थे, आज सब एक दूसरे के खिलाफ साथ में घोंच पहुंच कर रहे हैं। तो विशेष राज्य का दर्जा क्या इनका मांग कितना सही है? मतलब ये इनका मांग सच में बिहार के विकास के लिए है या फिर एक एजेंडा है जो कि बार बार उठाते रहे हैं? राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए। और जब असहज होने लगे, जब इनको कोई उपाय नहीं लगता है, जब ये चारों तरफ से घिर जाते हैं, जब माफी मांगने की भी नौबत, अब उससे भी जनता अब इनको बख्शने वाली नहीं है, तब ये ऐसा सेंटिमेंटल मुद्दा उठाते हैं। इस मुद्दे को इन्होंने कह लीजिए कि बिहार की जनता के साथ धोखा किया। इस मुद्दे को समाप्त कर दिया, इसको हल्का बना दिया। इसको कहीं कोई, आप बताइए, कोई नेशनल मीडिया या नेशनल राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कोई चर्चा करने को तैयार है क्या? आप भाई, आप केवल चांद तारा तोड़ने की बात करते हैं। और आप तो कह रहे हैं कि लगातार 2010 से हम उठाते रहे हैं। तो आपने कहा था कि जो विशेष राज्य हमको बिहार को देगा, हम उसी के साथ रहेंगे। कभी अगर तो किसने दिया जो आप कभी भाजपा के साथ, कभी कांग्रेस के साथ रहते हैं? अगर अभी बीजेपी दे देगी तो फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। अभी तो बोले नहीं है ऐसा। ये तो बोलते रहते हैं ना, ये तो सप्ताह के 7 दिन में 7 बात बोलते हैं। और अब जो मुख्यमंत्री जी हैं, अब तो मेरी नेक सलाह है, और उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग जो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे भी मेरा ये गुजारिश है, बकस दीजिए उनको। अब वो बेचारे, अब नीतीश कुमार जी बेचारे हो चुके हैं। जिस आदमी को अपने जुबान पे कंट्रोल है, जिसको अपने मतलब कह लिए कि अपने मतलब शरीर पे उनका बस नहीं है, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो देखिए। राष्ट्रपति के मंच पर जिस तरह से उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस तरह का उनका भाषा था, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, आप बिहारी शब्द को फिर से आप गाली बना रहे हैं, फिर से हास्यास्पद कर रहे हैं। पूरे कह लीजिए 18 साल में इन्होंने बिहार को जहां से उठाया था उससे भी पीछे पहुंचा दिया। एक सवाल है, जातीय जनगणना कराए, इसको लेकर के जो इनका मोटो था, जो ये करना चाहते थे, उसमें कितना कामयाब हुए? ये पूरी तरह से इन्होंने फिर से जनता को बेवकूफ़ बनाया। क्योंकि इनका बयान जो है, इनका जो जातीय आधारित गणना है, उसको कभी ये जातीय जनगणना कहते हैं, कभी जनगणना कहते हैं, कभी जातीय आधारित गणना कहते हैं, कभी उसको सर्वे कहते हैं, कोर्ट में कुछ कहते हैं, कोर्ट के बाहर कुछ कहते हैं, सदन में कुछ कहते हैं। तो ये तो इन्होंने, मैंने कहा ना कि ये जिन मुद्दों को उठाते हैं, नीतीश कुमार जी ने जिस चीज़ को छुआ उसको अछूत बना दिया। बालू को छुआ, आज बालू का देख लीजिए क्या हाल है। शराब को छुआ, आज शराब का देख लीजिए क्या हाल है। लैंड माफिया स्टेट में क्या कर रहे हैं। तो जिस चीज़ को ये छुएंगे उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया इन्होंने। जातीय आधारित जो गणना थी या उसका जो विमर्श था, उसी पर तो जीतन राम मांझी कह रहे थे कि चर्चा करो। आखिर दिक्कत क्या है? आज आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते। आपके अंदर हिम्मत थी, आपने जो इतना शॉर्ट टाइम के लिए सदन को ये किया, आप उस पर एक विस्तृत चर्चा, आप अगर कोई बड़ा चीज़ करना चाहते हैं और आपके अंदर चोर नहीं है, तो आपको उस पर विस्तृत चर्चा करनी चाहिए। अब जीतन राम मांझी जैसे बड़े फिगर को कितना समय दे रहे? 2 मिनट। 2 मिनट में क्या बात होगी? इतना बड़ा विषय को आपने उसको झाँप के केवल किसी तरह से, तो एक्चुअली ये चाहते थे कि समाज में विघटन हो, फिर वही खूनी संघर्ष हो, समाज आपस में भिड़ जाए। अब समाज इनके चाहने से इनके पूरे खेल को समझ चुका है। कोई भी वर्ग इनके खेल में अब फंसने वाला नहीं है। लालू प्रसाद जी को अब उनका ही जात
नीतीश कुमार जी को उनका ही जात अब नेता मानने को तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के यदुवंशी सम्मेलन में गोवर्धन पूजा के दौरान आपने देखा होगा कि पूरे बिहार के कितने यादव बड़े बड़े संभ्रांत अच्छे लोग पहुंचे हुए थे और लालू प्रसाद जी को फेल कर दिया। नीतीश कुमार जी को उनके लोग अब आरसीपी सिंह देखिए क्या कह रहे हैं। तो ये लोग उलझ चुके हैं और इनको मालूम हो चुका है कि अब इनका राजनीतिक वजूद समाप्त है, अंतिम पारी खेल रहे हैं। तो किसी तरह से कोई डूबते को तिनका का सहारा वो खोज रहे हैं कि क्या लाएं। लेकिन जनता तो सब समझ, जनता बेवकूफ़ थोड़ी है साहब, ये तो सब कुछ जानती है। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि चूंकि अब इनके पास मुद्दा नहीं है, वही मुद्दा को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अरे हम तो सलाह देंगे कि प्रधानमंत्री जी से बात करिए। आप बिहार का अगर चाहते हैं कुछ भला हो तो प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया था बिहार को, उससे जो विकास हुआ उसके लिए थैंक्स कहिए। जो बड़े बड़े पुल जो आप देख रहे हैं गंगा पर और कई नदियों पर, बड़ा बड़ा जो परियोजना है, बड़ी बड़ी सड़कें जो सब चीज़ हुई हैं, वो इनके घर से थोड़े हुआ है। इन्होंने तो नाश कर दिया। इन्होंने तो शराबबंदी की आड़ में 34,000 करोड़ मान के चलिए आपका पूरा एक बजट का राशि है, वो 2,34,000 करोड़ और 40,000 जो करते हैं वो असलियत नहीं है। तो ये तो बेवकूफ़ बनाते हैं। 34,000 करोड़ मोटा मोटी बिहार का अपना एक है। 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है प्रतिवर्ष केवल और केवल शराबबंदी से। अगर आपने उसको सही तरीके से लागू किया होता तो आज आपका बिहार में क्या है, बिहार में कृषि और पर्यटन के अलावा कुछ नहीं है। आपने पर्यटन को नाश कर दिया। आज तक कोई कॉरपोरेट सेक्टर आपके स्टेट में आने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारे मांझी जी हमेशा कहते हैं, जीतन राम मांझी जी, कि आप इसको गुजरात मॉडल के रूप में इस्तेमाल करिए। तो इनके पास क्या है ना कि ये सन की राजा की तरह है। रात में सपना आया, सुबह वही करना है, जिद है। हमको ये मन हो गया तो अब यही करेंगे। चूँकि इनको भ्रम हो गया कि हम बिहार की गद्दी मेरे अलावे कहीं की जानी नहीं है, तो ये सन की राजा की तरह कर रहे हैं, जिद्दी बच्चे की तरह। कोई समीक्षा नहीं ये चाहते हैं। आरक्षण पर कोई बोलेगा, शराबबंदी पर कोई बोलेगा। जीतन राम मांझी चूंकि अकेले नेता हैं, इधर रहे उधर रहे, वो सवाल को उठाते हैं, वो डरते नहीं हैं, कुर्सी की फिक्र नहीं करते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी को भी एक तरह से अगर वो चाहते तो चलते लंबा, लेकिन उन्होंने उसकी कुर्बानी दे दी, अपने बेटे के मंत्री की कुर्बानी दे दी। हमारे नेता श्री संतोष सुमन जी ने अपनी कुर्सी की कुर्बानी दे दी। अगर वो भी चाहते तो वो बने रहते मंत्री, और अच्छा मंत्रालय मिल जाता। नीतीश कुमार का गुणगान करते कई लोग हैं जो चरण पादुका उठा रहे हैं, दिन भर नीतीश जपते हैं, तो उनको बड़ा मंत्रालय मिल गया। तो लेकिन चूंकि आप जनता के मुद्दों के साथ अगर काम करेंगे तो फिर आपको इन कुर्बानियों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो जीतन राम मांझी ने इसकी परवाह कभी नहीं की, जिसका खामियाजा उनको सदन में, सदन के बाहर उठाना पड़ता है। सज्जन आदमी हैं, उनका जाति जो है, उनके लोग जो हैं, कह लीजिए कि गरीब हैं या सज्जन हैं या जो भी हैं, उस रूप में प्रतिकार नहीं करते हैं। अगर कोई मजबूत जाति, लड़ाका जाति होता तो इनको समझा देता, औकात बता देता। लेकिन हम तो कहेंगे, चैलेंज मेरा, मैंने कई बार कहा कि आप में हिम्मत है तो आप सदन के बाहर वही बात जो नीतीश कुमार जी ने दोनों तीनों चीज़ों को 2-3 दिन के अंदर जो उठाया सदन के अंदर, हिम्मत है तो आप उसको उसी रूप में सदन के बाहर कर दें। फिर आपकी हैसियत और संविधान की ताकत दोनों आपको दिख जाएगी।